हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर। साइंस का फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का केमिकल रिएक्शंस, उसका फर्स्ट पार्ट है। सारे बेसिक्स कवर किए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे 10th क्लास का चैप्टर साइंस में 10th क्लास का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके बारे में पढ़ना आपको पड़ेगा। उसकी जो जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं सारी आपको हम देंगे, जैसे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिस्ट्री क्या होती है, और सबसे पहले आपको साइंस क्या होता है, साइंस बताएंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज साइंस। तो साइंस एक वर्ड है जो कि लिया गया है लैटिन वर्ड से। साइंस इज टेकन फ्रॉम a Latin word scientia, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। सिंटिया मीन्स नॉलेज। तो वैसे इसकी डेफिनेशन अगर साइंस की बताएंगे, साइंस की डेफिनेशन है टू गेट द नॉलेज अबाउट us and our surrounding। अगर हिंदी में बताएं विज्ञान क्या है, विज्ञान एक शब्द है जो लिया गया है सिंटिया, जिसका मतलब होता है ज्ञान। और विज्ञान की डेफिनेशन अगर आपको बताएंगे, विज्ञान मतलब हमारे आसपास की और हमारी ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो पद्धति इस्तेमाल की जाती है उसे विज्ञान है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है? तो केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ केमिकल रिएक्शंस and composition of matter। यानी केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशंस ऑफ मैटर, एलिमेंट, सब्सटेंस, ये सब चीज़ हमें केमिस्ट्री बताता है। तो जो अगला क्वेश्चन आता है फिर हमारा, सब्सटेंस क्या होता है? तो सब्सटेंस a matter which has physical properties। जैसा कि हम जानते हैं सब्सटेंस और मैटर में ज़्यादा फर्क नहीं है। मैटर मतलब होता है द्रव्य। क्या द्रव्य? जैसे हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसे ही सब्सटेंस भी सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। कंपाउंड इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि कंपाउंड भी एक मिक्सचर है इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स are combined in fixed proportion। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में मिलते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। फिर आता है एलिमेंट। एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है आपस में मिलकर ही कंपाउंड बनाते हैं। तो एलिमेंट की डेफिनेशन पहले होनी चाहिए, कोई बात नहीं। एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस।
प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, या इसको ये भी कह सकते हैं व्हेन सिंगल टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन, जब सिंगल टाइप्स के एलिमेंट एटम्स कंबाइन होते हैं देन इट फॉर्म्स एलिमेंट। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, अभी तक नेचर में या हमारे जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने अभी तक कितने एलिमेंट्स की खोज की है, कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी अब तक हो चुकी है या उनके लिए प्लेसेस दे रखी हैं। तो अगर आपका आंसर है पता तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना। फिर आता है केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन, एनी रिएक्शन विच हैज केमिकल चेंज, इसमें केमिकल चेंज होता है, इन इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जिसमें केमिकल चेंज होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है हमारा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। जैसे ऊपर हमने बताया था केमिकल रिएक्शन में जिस ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें केमिकल चेंज होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल चेंज पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन को। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों काफ़ी सिमिलर है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वही चेंज हो रहा है वो केमिकल है, वही फिजिकल है, लेकिन डिफरेंस डेफिनेशन में बताता हूँ आपको। इट इज ए चेंज इन विच ए न्यू कंपाउंड फॉर्म after completing the change with new properties। नई प्रॉपर्टीज के साथ जब कोई चेंज ऐसा होता है जिसमें कि एक न्यू कंपाउंड बनता है जिसमें नई प्रॉपर्टी होती है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। एक ऐसा चेंज भी होता है जिसमें कि कोई भी, इसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। No new compound is formed। With new properties। यहाँ एक बताने वाली बात और भी है कि फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। इट इज ए रिवर्सिबल चेंज, जबकि केमिकल नहीं होता। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो आइस से वाटर और फिर वाटर से आइस, इस तरीके के जो चेंज होते हैं उसे हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं और ऐसे चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल में ऐसा नहीं है। केमिकल में अगर मिल्क है, मिल्क से कर्ड बन गया तो कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता। किसी पेपर को आप जला दें, पेपर जलाने के बाद अगर वो एसेस बन जाता है, राख बन जाता है, तो क्या राख से पेपर वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। इसीलिए हम इसे केमिकल चेंज कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं हमारे अगले टॉपिक पे।
जो कि है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसा हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन कब होती है जिसमें केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कि एक न्यू सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, जो पीछे नहीं जा सकता, बैक नहीं हो सकता, रिवर्स प्रोसेस में नहीं हो सकता। उसका एग्जांपल बताया था मिल्क से कर्ड होना, ये हमने सब 9th क्लास में पढ़ा है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक, वो है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टार्टिंग प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसका राख बन जाती है, तो जो जलने वाला जो सब्सटेंस है वो क्या है? वो हमारा रिएक्टेंट है, वो उस प्रोसेस को शुरू कराते हैं। और जो हमें मिलता है आफ्टर द रिएक्शन या कंप्लीटिंग ऑफ रिएक्शन, तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यही चीज़ हमारा डेफिनेशन में हो जाएगा। तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन होगी द सब्सटेंस और कंपाउंड या एलिमेंट, इसमें कुछ भी आ सकता है। द सब्सटेंस which takes part in a chemical reaction, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं या किसी केमिकल रिएक्शन में वो उस केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और ये हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन का, अगर मैं यहाँ पर एरो से बताता हूँ तो ये हमेशा, अगर आप ऐसे समझेंगे तो ये राइट में लिखे जाते हैं, अगर आप कॉपी से समझेंगे तो ये लेफ्ट में लिखे जाते हैं। तो आप इसे लेफ्ट समझिए, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तो फिर प्रोडक्ट की बारी आती है, द सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस होते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं, या हम कैसे पता करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास में हो रही है। तो सबसे पहले आता है एक ऐसा, सिंपल भाषा में कहें तो चेंज होता है, चेंज इन स्टेट। सेकंड, चेंज इन कलर, कलर में जो चेंज होता है। और उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। साथ में दो और भी चेंजेस होते हैं, जैसे कोई भी जब अनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये 5 ऐसे हमें चेंजेस हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हमें देखने पड़ते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसी केमिकल रिएक्शन के होने पर ये 3 चेंजेस होते हैं, जिसे हम चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब आता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को reaction is represented by using symbols and formula, then it is called chemical equation। तो हम इसे क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं हम इसे? फिर केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन 2 टाइप की है, एक होती है बैलेंस्ड और एक होती है अनबैलेंस्ड।
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूरा लिख देते हैं। चलो और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड का एक और नाम है और वो नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड हम पता कैसे करेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं, अगर वो इक्वल हैं राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स के नंबर के, तो हम उसे कहते हैं क्या कि वो इक्वल है। अब अगर समझाएं तो जैसे ये बैलेंस्ड मैंने बताया, बैलेंस्ड अगर लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स इक्वल, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये मैग्नीशियम रिबन है, तो मैग्नीशियम को मैंने Mg से डिनोट किया, उसका सिंबल Mg होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे गर्म किया, ये ऑक्सीजन में इसे हम गर्म करते हैं, तो ये एक फुलझड़ी जैसे जलती है, इस तरीके से जलना शुरू होता है और साथ में हीट, लाइट, ये सब कुछ ये प्रोड्यूस करते हैं। तो इस टाइम पर अगर हम देखें, मैग्नीशियम का नंबर यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन इज डिफरेंट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारा अलग है। इस नंबर ऑफ ऑक्सीजन के अलग होने की वजह से यहाँ पर देखेंगे ये 1 है, यहाँ 2 है, इसलिए ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। समझ में आया? ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब अगर इसे बैलेंस करना होगा तो ऑक्सीजन का नंबर इस साइड 1 है, इसके आगे हम 2 लगा देते हैं, और फिर मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड होगा तो मैग्नीशियम में भी सिंपली 2 लगा देंगे, मल्टीप्लाई। अभी आप कहेंगे तो इसका नंबर 2, इसका नंबर 2, और ये कंबाइनली कंपाउंड है, 2 एलिमेंट हैं इसमें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इस वजह से इन दोनों के साथ ये मिक्स है। तो इसको हम कंबाइनली देखेंगे तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इस टाइम पर ये बैलेंस हो गई, तो ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कुछ कि कैसे, जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर सॉलिड है, ये मैग्नीशियम ये सॉलिड है, तो सॉलिड को हम एस से दिखाते हैं। ऑक्सीजन गैस है, थोड़ा सा और इसे एलिब्रेट कर देते हैं, सॉलिड एस, गैस को हम जी, एक्वस, इसे सिंपल तरीके से एक्वस होता है एक सिंबल इसका, और प्रिसिपिटेट तो उसे हम पीपीटी लिख देते हैं, और एक हीट को हम डेल्टा से दिखाते हैं, जब हम किसी चीज़ को, सब्सटेंस को हीट करते हैं, यहाँ पर ये एब्जॉर्ब होने वाली हीट है। और फिर आता है एक सिंबल और होता है हमारा सॉलिड हो गया, गैस, लिक्विड। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है तो वो एल से डिनोट होता है। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है जिससे कि हम उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने सीखा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन होती है जब किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सिंबल्स। अब जैसे मैग्नीशियम हम जानते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हीट किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। अभी इस टाइम पर ये एक केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन नहीं, ये है केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन कब होगी? जब उसे हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो है द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग सिंबल्स। सिंबल से उसको रिप्रेजेंट किया गया तो केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें भी जो हमने ऊपर लिखा है कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या है अब वो बताते हैं। थोड़ा सा पीछे बताया भी था लेकिन एक बार और। तो बैलेंस कब होती है? अभी फ़िलहाल हम देखते हैं मैग्नीशियम का ये नंबर 1 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 है इसकी क्वांटिटी, और यहाँ पर ये दोनों 1 है। तो इस कंडीशन में जब देखेंगे तो ऑक्सीजन का नंबर दोनों साइड इक्वल नहीं है, LHS में भी और RHS में दोनों साइड इक्वल नहीं है। इसको
हो गया अब हम आज स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, जिसमें कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कि हम कोई भी रिएक्शन जब कराते हैं तो उसमें हीट को उसको एब्जॉर्ब कराना पड़ता है रिएक्टेंट्स को, तब जा कर के कोई नया प्रोडक्ट बनता है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो हम जब कोई चीज़ जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, और जलाने पर उसमें हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। जब लाइट निकलेगी तो उसे हम कहते हैं कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो सिंपली बस इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे क्या लिखेंगे? इट इज़ द रिएक्शन in which heat is absorbed by reactants, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्टेंट्स के द्वारा, टू कंप्लीट द रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में इसका उल्टा होता है। इट इज़ द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, जिसमें हीट इवॉल्व होती है आफ्टर कंप्लीटिंग रिएक्शन। और ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर इसका एक एक एग्जांपल लिया जाए तो बहुत ही फेमस जो दो प्रोसेस हैं, केमिकल प्रोसेस हैं दो फेमस। पहली है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, वो प्लांट्स में होती है, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस।